द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर सबसे बड़ी जीत किसी फौज की हुई, हिंदुस्तान की फौज की हुई। 1 लाख पाकिस्तानियों के आत्मसमर्पण किया। सम्मान करो। मैं अपील कर रहा हूं फिर आपसे, इनके बेटे, इनके भाई शहीद होते हैं। हम उसी इलाके से आते हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि झगड़े को बंद करें, प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं, वापस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को, और ये होंगे वापस, ये देश देखेगा। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करता है। इसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह लगता है। पृष्ठभूमि व परिप्रेक्ष्य की चर्चा आवश्यक है। ये कोरोना महामारी जो 102 साल के बाद विश्व में संकट आया, एक अभूतपूर्व संकट पूरे दुनिया के लिए, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ, दुनिया का हर देश प्रभावित हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में इस चुनौती का सामना किया। इसमें चाहे केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें, राज्यों के शासन और प्रशासन, उनने मिलकर संकट का सामना किया था। ये कोई एक दल, एक सरकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने इस चुनौती को स्वीकारा था। जब देश एक तरफ इस महामारी से जूझ रहा, दूसरा एक बड़ा आर्थिक संकट जो गहरा हो गया इस महामारी में। माननीय, कोविड से पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जीडीपी टूट रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे। पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं वो देश को मालूम है, और उन लोगों को जिनके रोजगार गए, जिनकी दिहाड़ी गई, आमदनी गई, वो परिवार जो तबाह हो गए, वो व्यवसाय जो हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत था तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। मैं अब आगे बढ़ने से पहले अपनी ओर से, अपने दल के और तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं उन 194 किसानों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं संघर्ष के अंदर। मैं श्रद्धांजलि भारत के डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को भी देता हूं। हम अपनी सहानुभूति दिल्ली पुलिस के उन अफसर और कर्मचारियों को भी देते हैं जिन्होंने 26 जनवरी को जिस घटना की जांच होनी चाहिए कि वो कैसे हुई, जैसे बाजवा साहब ने कहा था, जिनको उसमें जो जख्मी हुए हैं, किसी को यह अधिकार नहीं कि जो लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उन पे किसी तरह का हमला हो, चोट पहुंचाई जाए। लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब प्रस्ताव की बात है। माननीय, अभिभाषण ही नीरस है, निराशाजनक प्रशंसा पत्र है सरकार का। इसमें सरकार के विवादित कानून, फार्म लॉज, कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। इस अभिभाषण के अंदर जो हम बड़े दावे करते हैं कि दुनिया के अंदर हमारा कितना दर्जा है, हमारी आवाज कितनी है, होनी चाहिए इस बड़े देश की, पर कोई भारत की विदेश नीति की चर्चा नहीं है। आप वैश्विक नेता हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पड़ोस तक का जिक्र नहीं है, जहां हम अलग थलग पड़ गए हैं।
बेहतर होता ईमानदारी से इस पे चर्चा होती। कोई चर्चा नहीं। महामारी की उपलब्धि तो बता दी, पर प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर वर्कर, जो अचानक लॉकडाउन के बाद लाखों लाखों लोग परेशान हो गए, पैदल चलने पर मजबूर हो गए, रेलगाड़ी चली गई, बसें नहीं चली, सैकड़ों लोग मर गए। वो हृदय विदारक दृश्य जहां एक अपनी मरी हुई माता का एक छोटा बच्चा कंबल उतारता है रेलवे स्टेशन पे, गाड़ियां कहां की कहां चली गई, कोई जिक्र नहीं उनके बारे में। ये संवेदनहीनता की बात है और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। कहना चाहिए था कि हमको दर्द है, हमको तकलीफ। मैं आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि अचानक आई महामारी, दुनिया का कोई देश तैयार नहीं था। मैं इस पे ना राजनीति करता हूं, ना इस पे आरोप प्रत्यारोप करता हूं। माननीय प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, यह ना संभव है ना स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद और संवाद की रही है। सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और भारत का विपक्ष अनुमोदन करे, ये ना अनिवार्य है, ना स्वीकार्य है, ना संभव है, ना कभी होगा। अगर हो तो फिर हम प्रजातंत्र नहीं रहेंगे। जनता का हक है कि वो अन्याय और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। सभापति महोदय, आप सब स्वयं इन विषयों से जुड़े घटनाक्रमों से पूरी तरह वाकिफ हो। सरकार का दायित्व है सुनना जनता की आवाज को। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना शासन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर सबसे बड़ी जीत किसी फौज की हुई, हिंदुस्तान की फौज की हुई, 1 लाख पाकिस्तानियों के आत्मसमर्पण किया। आज बात करते हैं, बातें कहने को बहुत है, पर हम ये नहीं इस सदन के अंदर कि हम बड़े हैं और आप बड़े नहीं। आज आपको देश ने जनादेश दिया है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे, आप और तेजी से आगे लेके जाएंगे। उसमें हमारा भी समर्थन रहेगा, हमारा सहयोग भी रहेगा। माननीय, यही वैक्सीन के संबंध में है कि अगर आप देखें, ये वैक्सीन्स, ये भी संस्थाएं 60 के दशक में बनी थी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बना। अब मैं आपको आखिर में, जो मेरे पास समय है, कुछ बात कहना चाहता हूं। ये आप कृषि के कानून क्यों लाए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाए? क्या कहता है भारत का संविधान? आर्टिकल 123 क्या कहता है? ऑर्डिनेंस कैन बी ब्रॉट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट रेंडरिंग इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। यहां महामारी में, लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस आया। इसको कैसे आप कह सकते हैं संवैधानिक बात हुई है? पार्लियामेंट की जांच परख ना हो, स्टैंडिंग कमेटी में ना जाए, सिलेक्ट कमेटी में ना जाए, किसी से बात नहीं करी, राज्यों से बात नहीं करी, आम सहमति नहीं बनी। अब कहते हैं आंदोलन क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों विरोध करते हैं? इस सदन ने देखा कैसे पास हुआ। माननीय, मैं क्षमा चाहता हूं, अपनी ये शब्द बोलते हुए हर नियम का उल्लंघन हुआ है। भारत की संसद के लिए जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर, महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो, ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, वापस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को, और ये होंगे वापस, ये देश देखेगा।